रजत अपनी प्रेमिका कंचन को हर तरह से खुश रखना चाहता था। जब उसे पता चला कि कंचन के पापा पर कर्ज होने के कारण घर में सब परेशान रहते हैं, तो रजत भी बहुत दुखी हुआ। यह कर्ज उतारने के लिए उसने 2 मर्डर तक कर दिए। इससे उसने न सिर्फ प्रेमिका के पापा का कर्ज उतार दिया, बल्कि प्रेमिका को आईफोन भी गिफ्ट दिया। इतना करने के बाद क्या उसे उसकी प्रेमिका मिली? रजत जब अपने इरादों में बार बार फेल होता रहा तो उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। प्लान यह था कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए अगर किसी के खून से अपना हाथ भी रंगना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा, खून कर देगा। लेकिन प्रेमिका कंचन को और दुखी नहीं देख सकता। दिलो दिमाग में पक्का इरादा बैठा लेने के बाद रजत ने परफेक्ट मर्डर प्लान किया। उसने प्लान बनाया कि पहले बुआ विमला को छक कर शराब पिलाएगा। जब वह पूरे नशे में आ जाएगी तो उसकी कलाई से सोने का ब्रेसलेट निकाल लेगा। उसके बाद विमला बुआ के घर में रखे सोने के जेवरात और नकदी पर हाथ फेरेगा। ऐसा करते वक्त अगर बुआ ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर देगा। इस पूरे खतरनाक खेल में रजत एकमात्र किरदार था जो काली स्याही से पटकथा लिख रहा था। रजत के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि हत्या के बाद पुलिस उस तक पहुंच सकती है। वह इससे बचने के लिए अपने खिलाफ कोई साक्ष्य या सबूत छोड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वह फूं फूं कर कदम रख रहा था। घटना से एक सप्ताह पहले यानी 17 नवंबर 2025 की रात करीब 9 बजे रजत विमला बुआ से मिलने उसके घर पहुंचा। विमला और उसकी मां शांति देवी अपनी अपनी नौकरी से वापस घर लौट चुकी थी और खाना बनाकर वह थोड़ा आराम फरमा रही थी। तभी रजत उनसे मिलने पहुंचा। साथ में एक महंगी शराब की बोतल भी ले आया था। यह तय करके वह घर से चला था कि विमला बुआ की कलाई से सोने का ब्रेसलेट उड़ा कर ही रहेगा, इसलिए उसे छक कर शराब पिलाऊंगा। घर में दाखिल होने के बाद रजत ने अपने संस्कार का परिचय देते हुए विमला और शांति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके बगल में खाली पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। उस समय कमरे में विमला ही बैठी थी और दिन भर की थकी हुई उसकी मां शांति देवी आराम करने दूसरे कमरे में जा चुकी थी। विमला और रजत में गप्पे शुरू हुई। फिर थोड़ी देर बाद किचन में जाकर रजत 2 गिलास ले आया और दोनों में बराबर बराबर पैक बनाया। जाम भरा एक गिलास विमला की ओर बढ़ाया और जाम से भरा दूसरा गिलास खुद थामा। दोनों चीयर्स करके एक ही बार में हलक के नीचे उतार दिए। फिर बड़ी चालाकी से उसने बची हुई शराब उसके गिलास में उड़ेल दी। विमला ने वह भी अपने हलक के नीचे उतार ली थी। अब उसकी नजर बुआ के चेहरे पर जा टिकी थी कि जैसे ही शराब अपना कमाल दिखाएगी, वैसे ही उसकी कलाई से ब्रेसलेट उतार कर घर के और सामानों पर अपना हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाएगा। रजत की योजना धरी का धरी रह गई। घंटों बीत गए थे। शराब का विमला पर जरा भी असर नहीं हुआ और न ही वह मदहोश हुई। यह देखकर उसका माथा भन्ना उठा। जिस घड़ी का काफी देर से वह इंतजार कर रहा था, वो समय ही उसे धोखा दे रहा था। रात के 12 बज गए। रजत ने जब देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है तो वह बुआ विमला को गुड नाइट कहकर अपने घर को लौट आया। मुंहबोले भतीजे रजत के जाने के बाद विमला भीतर से दरवाजे पर सिटकनी चढ़ाकर खुद भी मां के कमरे में उनके बगल में सो गई। अपनी योजना में असफल हुआ रजत खुद से बुरी तरह चिढ़ गया था। उसे एक अच्छा मौका उसके हाथ से निकल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए उसने फिर से प्लान बनाना शुरू किया। इस बार उसने अपनी पटकथा में योजना सफल बनाने के बुआ विमला और दादी शांति देवी को मौत के घाट उतारने की योजना बना ली थी। अगले दिन वह बाजार से करीब 150 रुपए की एक हथौड़ी खरीद कर ले आया और जिस कमरे में सोता था उसी कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा दी। इसी हथौड़ी से मां बेटी दोनों का मर्डर करने का उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उसके शातिर दिमाग को तो देखिए। हथौड़ी खरीदते समय रजत अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए था ताकि हत्थे पर कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट रह न जाए और इसी के जरिए वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। रजत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। बात 23 नवंबर 2025 की रात 10 बजे की थी। रम की बोतल लेकर रजत विमला के घर पहुंचा। शांति देवी बाहर के कमरे में लेटी हुई थी और उन्होंने उसे हमेशा की तरह बेटे की तरह बुलाया तो उसने उनके नजदीक पहुंचकर दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अंदर कमरे में विमला थी। रजत दादी के पास से होकर उससे मिलने वहां पहुंचा तो उसे देखकर विमला खुश होते हुए बोली, खाना बनाने को मन नहीं हो रहा है? रजत अलसाई विमला आगे बोली, मन हो रहा है। 2 रोटी सेंक कर कोई दे देता तो उसका बड़ा उपकार होता।
काम करते करते आज बहुत थक गई हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो बुआ? रजत बोला, मम्मी को फोन करके कह दो आप दोनों के लिए खाना पका देंगी। ये तुमने अच्छा याद दिलाया भतीजे। अभी भाभी को फोन करके कह देती हूँ। हमारे लिए 4 परांठे सेंक कर किसी से भिजवा दे, या फिर मैं खुद ही जाकर लेती आऊंगी। ये हुई ना अच्छी वाली बात बुआ। जब तक आप खाना लेकर आओगी, तब तक मैं आपके थकान मिटाने का एक नायाब बंदोबस्त करता हूँ। कहते हुए रजत ने रम की बोतल सामने मेज पर रखी तो उसे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी थी। इसी बीच विमला ने रजत की मम्मी को फोन करके परांठे बनाने के लिए कह दिया। इधर रजत किचन से 2 गिलास लेकर आया और उसमें एक एक पैक बनाया। जल्दी से विमला ने पैक हलक से नीचे उतारा और खुद खाना लेने रजत के घर के लिए निकल गई। तब तक रजत कमरे से निकलकर दादी के पास आकर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद रजत के घर से खाना लेकर लौटी विमला पर उसने पैनी नजर डाली तो उसे देखकर वह परेशान हो गया था। पैक का उस पर कोई खास असर ही नहीं दिख रहा था, बल्कि वह पहले जैसी ही नजर आ रही थी। यह देखकर उसकी योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा था। इस बार वह हर हाल में अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। खाना लेकर विमला अंदर कमरे की ओर बढ़ी तो रजत भी उसी के पीछे पीछे हो लिया था। उसने खाना किचन में रख दिया और वापस कमरे में लौट आई थी। इधर रात काफी हो चली थी तो शांति देवी सो गई थी। इसके बाद एक बार फिर रजत ने एक एक पैक बनाया और एक पैक विमला की ओर बढ़ाया तो दूसरा पैक खुद पिया। वह सोच रहा था उसके नशे में होते ही अपना काम करके लौट जाए, लेकिन इस बार भी पिछली वाली कहानी दोहराने को तैयार थी। लेकिन इस बार वह ऐसा होने देना नहीं चाहता था। इसलिए धीरे धीरे रजत के सब्र का पैमाना छलकना शुरू हो गया था और उसके भीतर का शैतान फुकार मारने लगा था। इस बार के पैग ने भी कोई अपना असर नहीं दिखाया तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। रजत और विमला दोनों पास बैठकर ही शराब पी रहे थे। योजना फेल होती देख गुस्से से तमतमाया रजत कुर्सी से उठा और 2 कदम आगे किचन की ओर बढ़ा। किचन से एक पॉलीथिन ली और पहले से पैंट में पीछे खोस रखी हथौड़ी निकाली। हत्थे पर पॉलीथिन चढ़ाई और बिल्ली के माफिक दबे पांव विमला की ओर पलटा और धीरे धीरे आगे बढ़ा और पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार किया। वार इतना जोरदार था कि उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। चीख सुनकर शांति देवी की नींद उचट गई और उठकर बिस्तर पर बैठकर इधर-उधर देखने लगी और कौन है, कौन है, आवाज देने लगी। इधर सिर पर खून सवार रजत विमला पर तब तक ताबड़तोड़ वार पर वार करता रहा जब तक वह मर न गई। विमला को मौत के घाट उतारते ही पकड़े जाने के डर से वह बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे घर में आते हुए शांति देवी ने देखा था, उससे बात भी की थी। कल को वह गवाही दे सकती थी। फिर उसने विमला के चीखने की आवाज भी सुन ली थी। ये सारे तथ्य उसके खिलाफ गवाही देने के लिए काफी थे। यह सोचकर रजत के हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। इससे पहले शांति देवी उसके लिए खतरा बनती। रजत शांति देवी के कमरे की ओर दबे पांव बढ़ा और उसे भी उसी हथौड़ी से सिर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया। फिर रजत ने दोनों मामबेटी को हिला-डुला कर चेक किया कि कहीं वे जीवित तो नहीं है, लेकिन दोनों मर चुकी थी। इसके बाद हथौड़ी शांति देवी के बिस्तर के पास फर्श पर छोड़ दिया और आराम से वॉशरूम गया। वहां उसने हाथ पर लगे खून को धोया। फिर वह कमरे में पहुंचा जहां विमला की लाश पड़ी थी। उसकी कलाई से सोने का ब्रेसलेट और सोने की अंगूठी उतार अपनी पैंट की जेब में रखी। फिर वहां से अलमारी की ओर बढ़ा। अलमारी के लॉकर में शांति देवी के आंख के ऑपरेशन के लिए रखे 4.5 लाख रुपए, सोने के कई आभूषण और जाते समय विमला की स्कूटी लेकर अपने घर पहुंचा। घर जाकर वह आराम से ऐसे सो गया था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं था। उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। खैर, यह सब करते धरते रात के करीब 2 बज गए थे। आखिरकार रजत अपनी योजना में सफल हो ही गया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर 2025 को विमला जब अपनी नौकरी पर दोपहर 12 बजे तक नहीं पहुंची, तब पड़ोसी और रामा फर्नीचर के मालिक रामानंद विश्वकर्मा ने उसे फोन किया। तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद लगातार कई बार उसे फोन किया। हर बार उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। यह देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। विमला अपना फोन कभी बंद नहीं रखती थी, फिर क्यों फोन बंद आ रहा है? रामा फर्नीचर से 10 फरलांग आगे विमला का घर स्थित था।
रामानंद विश्वकर्मा टहलते हुए उसके घर जा पहुंचे और दरवाजे पर लगी कॉल बेल का स्विच कई बार दबाया, लेकिन भीतर से कोई हलचल होती दिखाई नहीं दी तो उन्हें कुछ शक हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। रामानंद की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी मौके पर जमा हो गए थे। फिर किसी ने इसकी सूचना शाहपुर थाने को दे दी। सूचना पाकर शाहपुर थाने के एसएचओ नीरज कुमार राय फोर्स के साथ गीता वाटिका कॉलोनी स्थित घोसीपुरवा मोहल्ला पहुंच गए। फिर वे सीढ़ीपों से होते हुए मकान के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जहां शांति देवी और विमला रहती थी। पुलिस जैसे ही ऊपर कमरे में पहुंची, बिस्तर पर खून से लथपथ शांति देवी की लाश देख चौंक गई। वहां से होकर जैसे ही पुलिस दूसरे कमरे में दाखिल हुई, खून से सनी एक और लाश देखकर हैरान रह गई। 80 वर्षीय शांति देवी और 50 वर्षीय विमला यानी मामबेटी की नृशंस हत्या की खबर पल भर में जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। दोहरे हत्याकांड की सूचना पाकर मौके पर मोहल्लेवासियों का जमावड़ा लग गया। इंस्पेक्टर नीरज ने घटना की सूचना गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नियर, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कैंट योगेंद्र सिंह, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को दी। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही मौके पर आला अफसर पहुंच गए थे। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने मेज के ऊपर स्टील के 2 गिलास देखे। गिलास उठाए तो उनसे शराब की स्मेल आ रही थी। यह देख पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा कोई जान पहचान वाला रहा होगा। उसने यहाँ बैठकर मृतका के साथ शराब पी होगी। उसके बाद घटना को अंजाम देकर फरार हो गया होगा। पुलिस ने दोनों गिलास अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस दोनों लाशों की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी। शांति देवी की लाश के पास खून से सनी हथौड़ी पड़ी थी। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर वह अपने कब्जे में ले ली। फिर खोजी कुत्ते को लाशों को सूंघा कर छोड़ दिया। खोजी कुत्ता घटनास्थल को सूंघते हुए मौके से 200 मीटर दूर पेट्रोल पंप तक पहुंचा। उसके बाद वहीं रुक गया। यह क्रिया उसने 3 बार दोहराई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारा यहाँ तक पैदल आया होगा। उसके बाद वह किसी वाहन में बैठकर फरार हो गया होगा। जरूरी कार्रवाई पूरी कर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भिजवा दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। किसी का शक रजत की ओर न जाए, इसलिए वह भी मौके पर जा पहुंचा था और सभी के सामने फूट फूट कर घड़ीपाली आंसू बहाने लगा था। जांच पड़ताल में पता चला कि मामबेटी के अलावा कोई नहीं है। मृतका शांति देवी की सौतन की एक बेटी सुशीला है, जो अपने परिवार के साथ लखनऊ रहती है। वह कभी कभार ही यहाँ आती है। पड़ोसियों से पुलिस को पता चला कि पास ही में इनका एक मुंहबोला भतीजा रहता है, जिसका नाम रजत है। उससे सुशीला का मोबाइल नंबर मिल सकता है। रजत और उसके घर वाले भी मौके पर आ चुके थे। वे मामबेटी की हत्या से काफी दुखी थे, बल्कि उन्होंने सुशीला को फोन करके घटना की सूचना भी दे दी थी। मां और बहन की हत्या की सूचना मिलते ही सुशीला उसी समय लखनऊ से गोरखपुर को रवाना हो गई। 24 नवंबर की देर रात वह गोरखपुर पहुंची और मुंहबोले भतीजे रजत के घर पर ही ठहरी। अगले दिन 25 नवंबर को वह पुलिस के साथ घर पहुंची। घर की अलमारी से सोने के जेवरात और लॉकर में रखे नकदी 4.5 लाख गायब थे। सुशीला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस के कान खड़े हो गए, यानी घटना को लूटपाट की नीयत से अंजाम दिया गया था। पते की बात तो यह थी, भूतल पर 3 किराएदार रह रहे थे। इतनी बड़ी घटना घट गई थी, लेकिन उन्हें कानों कान भनक नहीं लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता था, यह सोचकर पुलिस परेशान थी। लेकिन सुशीला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। पुलिस के माथे पर उस वक्त चिंता की लकीरें खिंच उठी थी, जब उसे कातिल के शातिरानेपन का इल्म हुआ था। कातिल जो भी था, इतना शातिर था कि उसने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा था। मसलन उसने न तो गिलास के ऊपर कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा था और न ही हथौड़े के हत्थे पर ही। इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी ने पुलिस को बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। पुलिस दोहरे हत्याकांड की जांच लूटपाट को टारगेट करके आगे बढ़ा रही थी। जांच पड़ताल से यह भी पता चला कि घटना से एक दिन पहले गली में वाहन रखने को लेकर पड़ोसी और शांति देवी के बीच विवाद हुआ था, और तो और संपत्ति को लेकर भी परिवार में विवाद चल रहा था। जांच में पुलिस ने यह एंगल भी हासिल कर लिया।
पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस जांच की एक एक पहलू रजत के आंखों के सामने से होकर गुजर रही था, क्योंकि सुशीला की परछाई बनकर रजत हर वक्त उसके साथ मौजूद रहता था। इसलिए पुलिस की हर गतिविधियों की उसे जानकारी हो जाती थी। धीरे धीरे सप्ताह बीत गया था, लेकिन पुलिस अभी तक हत्या की ठोस वजह तक पहुंच नहीं पाई थी कि इनकी हत्या क्यों की गई थी। रजत अपने परफेक्ट मर्डर प्लान पर बहुत खुश था। पुलिस अब तक कातिल को पकड़ा तो दूर की बात उसकी परछाई तक को छू नहीं पाई थी, हत्या के कारणों तक भी पहुंच नहीं पाई थी। यह देखकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। इसके बाद रजत ने चोरी के नकदी में से 1.5 लाख रुपए का कंचन के लिए एप्पल कंपनी का मोबाइल खरीदकर गिफ्ट दिया। उसके पापा के सिर पर लदे कर्ज के एवज में भी 1.5 लाख रुपए उसके पापा को दिया, ताकि वे कर्ज से मुक्ति पा सके। कंचन महंगे मोबाइल और पापा के सिर से उतरे कर्ज से प्रेमी रजत के एहसानों के तले दब गई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो मोबाइल और नकदी उसके हाथों में है, वो किसी के खून से रंगे हुए हैं। हालांकि कंचन ने रजत से पूछा भी था कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसने झूठ बोतले हुए कहा, तुम तो जानती हो, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी देखता हूँ। एक डीलिंग पास हुई थी, उसी में 4.5 लाख रुपए कमीशन मिले, वो रुपए हैं ये। रजत ने कंचन को समझाया तो वह उसकी बातों को आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उन्हीं पैसों में से रजत ने 50,000 रुपए अपने पापा रामाधार को ये कहते दिए कि उसने एक प्रॉपर्टी की डीलिंग की थी, उसमें 1 लाख मिला था, जिसमें से 50,000 आपको दे रहा हूँ। पता नहीं क्यों रामाधार को बेटे की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले दिनों की अपेक्षा इधर उसके हाव भाव कुछ बदले बदले से लग रहे थे और वह कई दिनों से परेशान रह रहा था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। शांति देवी और उनकी बेटी विमला की हत्या से वे काफी परेशान थे, क्योंकि दोनों की हत्या के बाद घर से नकदी और सोने के जेवरात की चोरी हुई थी। चोर अथवा कातिल अभी पकड़ा नहीं गया था। रामाधार को बेटे पर शक हो रहा था कि रजत जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है, उसे कत्ल के बारे में पूरी जानकारी हो सकती है। मानवता का परिचय देते हुए रामाधार शाहपुर थाने पहुंच गए। इंस्पेक्टर नीरज कुमार राय से मिलकर रामाधार ने आशंका जताई कि उन्हें अपने बेटे रजत पर शक है। शाहपुर दोहरे हत्याकांड के बारे में बहुत कुछ जानता है, कड़ाई से पूछताछ की जाए तो घटना का खुलासा हो सकता है। इधर पुलिस ने घटना वाली रात की कॉल डिटेल्स का गहनतापूर्वक अध्ययन किया तो शक की सुई रजत पर जाकर रुक रही थी। रजत के मोबाइल की लोकेशन घटना वाली रात मौके पर दिख रही थी। वैज्ञानिक साक्ष्यों और पिता रामाधार के शक के आधार पर पुलिस ने करीब 13 दिनों बाद यानी 5 दिसंबर 2025 को रजत को उसके घर से हिरासत में ले लिया। थाने में उससे कड़ाई से पूछताछ की। रजत पहले नानुकुर करता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वैज्ञानिक साक्ष्यों की फहरिस्त रखी तो कानून के सामने उसने घुटने टेक दिए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह दोहरा हत्याकांड करीब 13 दिनों से रहस्य बना हुआ था, जिस पर से पर्दा उठ चुका था। जिसने भी मुंह बोले भतीजे रजत की करतूत सुनी, सहसा उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पराये रिश्ते पर अपने खून से भी ज्यादा बढ़कर अंधा विश्वास किया था, उसी ने इतना बड़ा कांड कर डाला। उसके कारनामे से उसके फैमिली वाले भी हतप्रभ थे। और तो और जब प्रेमिका कंचन को प्रेमी रजत की हरकतों के बारे में पता चला तो उसका दिल नफरत से भर उठा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रजत इतना बड़ा जुर्म कर सकता है। रजत के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने लूट के 16.94 ग्राम सोने की चैन, करीब 20 ग्राम गला हुआ सोना, सोने की एक अंगूठी, एक मोबाइल फोन और 50,000 रुपए नकद उसके कमरे से बरामद किए। अज्ञात में दर्ज मुकदमे को रजत के नाम दर्ज कर लिया गया और हत्या की धारा 103(1) के साथ साथ धारा 305, 315, 317(2) बीएनएस भी बढ़ा दी गई। उसी दिन दोपहर में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में एसएसपी राजकरण नैयर और एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर शाहपुर गीता वाटिका स्थित मामबेटी दोहरा हत्याकांड का खुलासा कर दिया। फिर आरोपी रजत को अदालत के सामने पेश किया, जहां से उसे बिछिया के मंडलीय कारागार भेज दिया। इस दोहरे हत्याकांड के पीछे की रजत ने जो कहानी बताई इस प्रकार थी। 22 वर्षीय रजत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के थाना शाहपुर स्थित घोशीपुरवा का रहने वाला था। उसके परिवार में पेरेंट्स के अलावा 2 बहनें थीं।
पापा रामाधार रेलवे में नौकरी करते थे और रिटायर हो चुके थे। उनका छोटा परिवार था और शिक्षित भी था। उन्होंने बेटा और बेटियों की जिंदगी संवारने के लिए पढ़ाया लिखाया। जिन संस्कारों की बेडिपों में रामाधार अपने बच्चों को बांधना चाहते थे, बेटियां तो बंध गई, लेकिन बेटा रजत उनकी सोच और संस्कारों की पकड़ से हमेशा 2 कदम आगे ही रहता रहा। दुनिया की चकाचौंध से उसका मन मस्तिष्क सराबोर हो उठा था। अमीरियत की शहशाही पर सवार होकर चांदी की थाली में सोने के चम्मच से खाने का ख्वाब देख रहा था, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं था। वह पैसा, पैसा और पैसा का पुजारी बन गया था। अमीरजादे और आवारा किस्म के लड़कों की संगत में पढ़कर रजत का पांव गलत संगत की दलदल में फंसता गया और वह बिगड़ता गया। बेटे के हाथ से निकल जाने से पेरेंट्स दुखी थे। सुधारने के अनेकानेक कोशिशों के बावजूद वे उसे सुधारने में विफल रहे। उन्होंने देखा कि बेटा उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रजत का तर्क था कि वह बड़ा हो चुका है, उसमें सोचने समझने की क्षमता और चीजों को परखने की ज्ञान आ चुका है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, पढ़ा भी चाहता है और पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहता है। घटना के समय रजत पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ रहा था। पढ़ाई के दौरान ही कंचन से प्रेम हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। कंचन एक तरह से रजत की धमनियों में बहने वाला खून थी। उसके बिना जीने की उसने कल्पना छोड़ दी थी। उसे कभी दुखी देख नहीं सकता था। जमाने की सारी खुशियों से उसका दामन भर देना चाहता था, लेकिन कंचन कुछ चिंतित सी रहती थी। यह देखकर वह बुरी तरह परेशान हो गया था। तुम जानती हो कंचन, मैं तुम्हें तकलीफ में देख नहीं सकता। रजत ने कंचन को समझाने की कोशिश की। बताओ, आखिर बात क्या है? क्यों आजकल बुझी बुझी सी रहती हो तुम? कहीं तुम्हारी शान में मेरे से तो कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई है? आखिर बात क्या है, बताओगी तो ही सोल्यूशन निकालूंगा ना। नहीं रजत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, कंचन ने बुझे मन से जवाब दिया। रजत ने कहा, तो फिर कौन सी परेशानी तुम्हें सताए जा रही है, जो इतनी गुमसुम सी रहती हो? तुम्हें परेशान और गुमसुम देखकर मेरा दिल परेशान हुए जा रहा है। नाहक परेशान हो रहे हो रजत। कहा ना, कोई बात नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं बताओगी? कंचन के बेहद करीब पहुंचकर आगे बोला था रजत। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। मुझ पर भरोसा रखती हो? खुद से भी ज्यादा। मुझसे प्यार भी करती हो, भरोसा भी रखती हो, तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर क्यों नहीं करती कि तुम्हें कौन सी परेशानी खाए जा रही है, जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और भी परेशान हो। कहते कहते कंचन की आंखें डबडबा गई। तुम रो क्यों रही हो? कंचन की आंखों में आंसू देखकर रजत तड़प उठा। आखिर बात क्या है? तुम बता क्यों नहीं हो मेरे को? मुझे पता है मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी जानकर तुम बुरी तरह परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं कुछ बताने के पक्ष में नहीं थी। तुम कब से तेरा मेरा करने लगी? तड़प उठा था रजत। यह कहकर तुमने मुझे पल भर में पराया कर दिया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। छोड़ कंचन, तुम इतनी सयानी हो गई हो कि अपनी तकलीफों, अपनी परेशानियों को खुद अकेले सॉल्व कर सकती हो। तुम्हारी नजरों में अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। ओह रजत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। जब तुम जानती हो मैं तुम्हें किसी परेशानी या किसी तकलीफ में देख नहीं सकता, तुम्हारे लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ, तो तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारी परेशानी क्या है? कंचन बोली, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। घर की परेशानियों में पापा इतना परेशान रहते हैं कि पूरा परिवार उनकी परेशानियों से दुखी है। ऊपर से कर्ज है कि सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। पापा की समझ में नहीं आ रहा है कि कर्ज चुकता कैसे करें। तो ये बात है, इसलिए दुखी हो? रजत सिर हिलाते हुए आगे कहा। बाई दी वे कितना कर्ज होगा अंकल पर? यही कोई 1.5 लाख। 1.5 लाख सुनकर रजत चौंक पड़ा। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, होता तो मैं अभी दे देता। फिर इतनी बड़ी रकम घर वालों से मांग भी नहीं सकता।
थोड़ा वक्त दो, कहीं न कहीं से मैं इंतजाम करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 1.5 लाख के रकम कुछ कम नहीं होती है रजत। कैसे इंतजाम करोगे? कैसे इंतजाम करूंगा? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। कुछ पल सोचते हुए आगे कहा, कहीं न कहीं से मैं बंदोबस्त कर लूंगा। तुम चिंता मत करो। बस तुम मुस्कराती रहा करो। जब तुम मुस्कराती हो तो बंद कलियां खिल उठती है, आवारा भौंरे गुनगुना उठते हैं। मस्का न मारो। मस्का मैं कहाँ मार रहा हूँ? तो फिर इतनी रकम कहाँ से लाओगे? कहा ना, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। मैं कहीं न कहीं से इंतजाम कर लूंगा। बताओ तो सही, आखिर कहाँ से ले आओगे पैसे? समय आने पर बता दूंगा कि मैंने पैसे कहाँ से इंतजाम किए थे। अब इस टॉपिक पर कोई डिस्कस नहीं करोगी, समझी? सुनो, क्या? मेरी फीस तो मुझे अदा करती जाओ। रजत मुस्कराते हुए बोला था। उस समय कमरे में दोनों के बीच गहरे सन्नाटे का पहरा था। उसकी बात सुनकर कंचन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। प्रेमी रजत उससे क्या चाहता था वह समझ चुकी थी, तभी तो शर्म से खुद में सिमटी जा रही थी। कहाँ से दूं तुम्हारी फीस? कहते हुए कंचन का चेहरा शर्म से लाल गया था। अपनी आंखें बंद करो, मैं खुद ही तुमसे फीस वसूल लूंगा। यह कहते हुए रजत कंचन के और करीब आ गया तो कंचन आंखें बंद कर अपनी जगह स्थिर हो गई। अपने करीब रजत को महसूस कर उसके संपूर्ण जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। फिर क्या था, प्रेमी युगल आलिंगनबद्ध हो प्रेमरस में डूब गए। उसके बाद रजत अपने घर लौट गया और कंचन का रोम रोम खिल उठा था। रास्ते भर रजत यही सोचता रहा कि कंचन की नजरों में खुद को ऊंचा दिखाने के लिए पैसों के इंतजाम करने की हामी भर तो दी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? कौन देगा मुझे इतने पैसे? क्या करूं अब मैं? कहाँ से ले आऊं इतनी बड़ी रकम? घर वालों से पैसे मांग नहीं सकता, वरना वो पूछेंगे कि इतने पैसों की जरूरत तुम्हें क्यों आन पड़ी या इतने पैसों का क्या करोगे? फिर उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसे में तो मेरी पोलपट्टी खुल जाएगी और उन्हें हमारे रिश्तों के बारे में पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए कुछ और ही सोचना होगा, जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रजत रास्ते भर सोचता हुआ घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने विमला बुआ के हाथों में पड़ा सोने का ब्रेसलेट चमक उठा। उसकी चमक से रजत का चेहरा खुशियों से खिल उठा। जिस रास्ते की उसे तलाश थी, आखिरकार वह रास्ता मिल ही गया था। उसने अपना इरादा मजबूत किया और विमला बुआ का सोने का ब्रेसलेट चुराने का फैसला किया। ये फैसला करके ही वो खुशी से झूम उठा था। ये बात घटना से करीब 3 से 4 महीने पहले की थी। विमला, जिसे वो बुआ कहकर बुलाता था, दरअसल वह उसकी सगी बुआ नहीं थी। मोहल्ले में रहने के नाते उस घर से उसका काफी लगाव हो गया था। इसी रिश्ते से उसे बुआ कहकर बुलाता था। विमला अपनी 80 साल की वृद्ध मां शांति देवी के साथ रहती थी। दोनों मां बेटी के अलावा उनका अपना कोई और सहारा नहीं था। रजत ही गाहे गाहे उनके दुख सुख में खड़ा रहता था। दोनों मां बेटी उस पर अंधा विश्वास करती थी। उनके घर के कोने कोने से परिचित था रजत। रजत जानता कि विमला बुआ और शांति दादी के घर में कहाँ क्या सामान रखा है। उसे यह भी पता था कि इन दिनों बुआ ने अपने घर की अलमारी में 4.5 लाख रुपए कैश रखा है। सोने के काफी सारे जेवरात भी उनके पास है। यह सारे सामान उसके हाथ लग जाए तो वह प्रेमिका कंचन की नजरों में हीरो बन जाएगा और उसके पापा के सिर पर लदा कर्ज भी उतार देगा। तब कंचन जीवन भर उसकी कर्जदार ही बनी रहेगी। कभी सिर उठाकर उससे बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह रजत खुली आंखों से सपने देखता रहा और वो ये सोचता रहा कि सपने को कैसे हकीकत में बदले। वो अपने जीते जी पैसे और गहने देने से रही और उसे हासिल करना उसका लक्ष्य बन गया है, चाहे जैसे भी संभव हो। उस दिन के बाद से रजत की नजर विमला के सोने के ब्रेसलेट, पैसों और जेवरात पर गड़ गई थी। उसे पाने की हसरत उसके दिलोदिमाग पर हलचल मचाने लगी थी। रजत जानता था विमला बुआ शराब की शौकीन है, शराब पीती है। क्यों ना उसे शराब पिलाकर जब वो नशे में पूरी तरह डूब जाए तो उसका ब्रेसलेट चुरा लूं। यह आइडिया दिमाग में आने के बाद से रजत का विमला के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। जब भी वह आता था देर में ही आता था। तब तक विमला काम से वापस घर लौट आती थी। मोहल्ले में ही एक फर्नीचर की दुकान पर वह नौकरी करती थी।
और शाहपुर थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग गेट के सामने उसकी मां शांति देवी चाय की दुकान चलाती थी। देर रात तक वह घर लौटती थी, इसलिए रजत उनसे मिलने रात में घर जाता था। इस बीच उसने विमला के ब्रेसलेट चुराने की कई बार कोशिश की, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। इससे वह परेशान रहने लगा था, लेकिन उसके दिमाग से ब्रेसलेट, पैसे और जेवरात के ख्याल दूर नहीं हुए और उसे पाने के लिए बार बार एक नई कोशिश करता रहा। प्रेमिका के पिता के सिर के कर्ज उतारने के लिए उसने दशकों पहले बने खून जैसे रिश्ते को धोखे के चाकू से पल भर में वार करके दागदार बना दिया था। 75 वर्षीय शांति देवी की जिंदगी की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब थी। पति रामनरेश जायसवाल की वो दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से एक बेटी थी, जिसका नाम सुशीला था। उससे कोई बेटा नहीं था तो रामनरेश ने दूसरी शादी शांति से की। दूसरी पत्नी से 3 बेटियां हुई, जिसमें 2 बेटियों ने लव मैरिज करके अपना घर बसा लिया। इसके बाद फिर पलटकर कभी घर नहीं लौटी। तीसरी बेटी विमला थी। विमला का रहन सहन बचपन से ही लड़कों जैसा था। दशकों पहले रामनरेश की स्वाभाविक मौत हो गई तो शांति देवी अकेली हो गई। बड़ी बेटी सुशीला की शादी हो चुकी थी। वो अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती थी। कभी कभार ही मम्मी से मिलने गोरखपुर आती थी। विमला मम्मी को अकेला छोड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आजीवन शादी न करने का फैसला किया और अपने वचन पर अडिग रही। मां बेटी दोनों साथ साथ रहती थी। शाहपुर में 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले हिस्से को उन्होंने किराए पर दे दिया था। समय काटने को दोनों ने अपने अपने पसंद के काम तलाश लिए थे। दोनों की जिंदगी मजे से कट रही थी, लेकिन शायद नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कथा लिखे जाने तक पुलिस ने रजत के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। खून से सने प्रेमी के हाथ कंचन के लिए तकलीफदेह बनकर रह गए थे। उसने रजत से कभी नहीं चाहा था कि वह पापा के सिर से कर्ज उतारने के लिए अपनों के खून से हाथ रंगे। कंचन उस दिन को कोसती थी, जिस दिन उसकी पहली मुलाकात रजत से हुई थी। रजत के इस घिनौने फैसले से वह बुरी तरह मर्माहत है। कथा लिखे जाने तक रजत जेल की सलाखों के पीछे कैद था। उसके हाल पर फैमिली वालों ने उसे वैसा ही छोड़ दिया था।